हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तब ही वो बेहद शोखी से चहकी। किसी हो? सो तो नहीं गई थी। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। इसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो, मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाजों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सेल रैली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यही तक है। अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आर्मडोस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी जोर से चीनी के मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट्स पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहां 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन में आई है। तुम भी फौरन चेक करो। तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हो अलिफ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सबेंजी को नेट पर देखा है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तिफसार पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेते। इस पर खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अबू ताया फुरकान कुछ सख्त हैं ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त न देते, मगर तुर्की में सबीन फूफो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है। तुम आ रही हूं ना? और हामी और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना? ओके, अब तुम जाकर मील चेक करो, मैं भी सोती हूँ। रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलिमात बोलने के बाद इसने फोन तकिया पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पांव चलते लाउंज से किचन में आए। सियाह कमीज और खिले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फैलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई।
काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वही रखकर आगे आई। वो सफेद आध खिले गुलाबों का बके था, साथ एक सफेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धुरे से पास लाकर आंखें मूंद है इसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जिसले अभी तोड़े हूं, जाने कौन यहाँ रख गया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस को रब की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज कब्ल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे, ये क्या मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। इसमें एक मोटा कागज था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, न कोई लकीर न डिजाइन। बस इसके वस्त में 2 लफ्ज लिखे हुए थे, वेलकम टू। वो सुनाए में रह गई। ये क्या मजाक था। भला खत भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सबंजी जा रही हूं। खत पर तो 1 रोज कब्ल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मील तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया। अगर ज़ारा को इसने खुद न बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत सबंजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कुरियर की महर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये। वो पानी का गिलास वही स्लीप पर रखकर बके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। इसने लाख में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मील नहीं मिली। ज़ारा ने आध खिले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मीर अलिफ सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी। ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टुकती हुए कहा। वो मुल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था। हमरंग 2 पटा गिले में था और बाल कमर पर खिले थे। हाँ, चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। ज़ारा से इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ सकाफ तक है, ऐसे वैसे नहीं हैं वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन इसे जब भी इरम को पकड़ना होता तो वो इसके गेट पर हार्न किया करती थी। अब भी जोर से बांध दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउजर और हमरंग 2 पटा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो है। हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ ओविटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़ कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी, और हाँ,
हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था। उनबा इजाजत देते तब ना। इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्ती रखने नहीं दे। हया की भी तो आधी आस्ती है, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेते हैं। इसने कोफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियां लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियां अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुनहबिसूरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है, वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नज़र में बची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकलकर उसके सामने किया। वो जमीन पर पंजों के बिल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दो मैम, बहुत मदब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी शिवर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथ से मिस होत। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। इसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदक़े के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापरथा में पलटी तो ज़ारा ने बेइख्तियार कहा लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था उसकी शक्ल पर शाप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफ्फुर से नाक सुकूरती, गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब ही से आवाज आई। तो इतना बिन सावर के बाहर मत निकला कर रूबी भी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक ममर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है, ज़ारा इसको कहनी से थामे हुए वहां से ले आए। तब ही इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दोपट्टा अब सिमटकर गिले में जा चुका था। इसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो पेस्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी ले। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइन एप्पल मंगवाना, मैं जरा बेकरी से कुछ ले आऊं। इरम झपटकर बाहर को लेगी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हुआ का थीरा अंदर आया। मगर इतनी सर्दी में सिर्फ पीने का अपना ही मजा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हुआ ने सबको घेर हुआ था। इरम खासी कम्प्लिसिड लगती है ना। इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ मुड़ी। और तुम इसके कम्प्लेक्स को हुआ दे रही हो। वो उल्टा इसी पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ सकाफ की सख्ती करते हैं। वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी इसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब इसको भी यही समझाना है कि खामखा की खुद तरसी से निकल आए।
वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की के ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। और डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी न था कि कभी जा सकूंगी। इसकी आवाज में इस झरने की खुशी डर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वीं साल में थी। उनका 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपीय और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसको तुर्की की सबेंजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। बिलाखिर सबेंजी ने इसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके इसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहां उसके मज़ामीन तो न थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक सा हैंड सिम साहिम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक सा हैंड सिम साहिम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबेंजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी 2 मैन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियां। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है। इससे कोई बात हुई। वेटर से शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खदीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने सिर्श के गिलास पकड़े, ज़ारा का उसको थमाया, एरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेधयनी में वो शीशा बंद करना भूल गई। इसके इल्म में ना रहा। दफतना ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो सिल्श का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माई ब्यूटी, कोई एकदम से इसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली। जरा सर जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जोड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोहनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डॉली कहते हैं मुझे। हटो, हो जाओ। वो गेबर उग। ख्वाजा सरा के वजूद से सत्ते पर फीविम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहियत सी आई। अच्छा सोहनियो, जरा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुकाया इससे पहले कि वो आगे बढ़ता। हया ने सिल्श का भर अगला इसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बुलबुलाकर पीछे हुआ। इसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी। वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से इसकी आवाज कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से इसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वही खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे बेइख्तियार झरझरी सी आई। कहाँ रह गई हैं इन दोनों? इसने झुंझलाकर हान पर हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक इसको देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आए। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर जूस छलकने की वजह से जरा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से इतना दोपटा धोकर इस्त्री किया। इसे रह रह कर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था।
इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इस ख्वाजा सरा की निगाहें और अंदाज इसको फिर से झरझरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पांव किसी चीज से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफेद उड़े 2 खिले गुलाबों का बके पड़ा था। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीजें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सलमान लिखा हुआ था। अंदर वो ही सफेद बेसत चौकोर कागज था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूं आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज की मेहर लगी थी कि ये कौन था और क्यों उसे फूल भेज रहा था। वो खत और बके कमरे में रख कर नए सिरे मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख्वातीन खुश गप्पियों में मसरूफ थी, मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके खानदान में कज़न्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे और उनकी सख्ती सिर्फ इरम के सकाफ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वीमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और ख़ुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियां मिक्स गैदरिंग में करेंगे। उनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फर्रुख, इरम और समी उनके बच्चे थे। फर्रुख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था, और समी फर्रुख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहिब के बाद सलमान थे। इनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद शाह थे। उनकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी शाह A-लेवल कर रही थी। इस वक्त रोहेल के अलावा, जो कि अमेरिका में था, और दीवुड के, जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कजिन लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। इसका दोपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ता यहाँ आ जाते तो वो फौरन दोपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश सहरिश के साथ सर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे उन पर फिक्रे उछाल रहे थे।